हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो आप चैप्टर करने वाले हैं दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। राइट, नोट्स आप लोगों को पता है, साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले बात आती है वर्क। वर्क होता क्या है भाई। अब वर्क होता क्या है उसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। जब जो अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स के कारण क्या आ जाए, जो बुक के अंदर डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स के कारण क्या आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए। या ऐसे बोल सकते हो, अपन ने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स क्या लगाई, एफ लगाई। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर क्या लगाई, फोर्स एफ लगाई। इस फोर्स एफ के कारण ये बॉडी ए से बी तक चली जाती है, तो इसको जनरली क्या बोल देते हैं, वर्क डन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले क्या है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट्स कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो यहाँ पर क्या होता है, काम होता है जब अप्लाइड फोर्स के कारण बॉडी के अंदर क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट आती है। अब देखो, ये जनरली स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। जब डॉट हटती है तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है क्या आता है, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अब जनरली यहाँ पर वर्क को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क जीरो कब होगा, या वर्क नेगेटिव कब होगा। ठीक है, तीसरी कैटेगरी क्या है, नेगेटिव। अब सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं भाई। अब ये अपने पास फॉर्मूला, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं, या इसको मैं नीचे लिख देता हूं, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू जीरो ले लेता हूं, थीटा की वैल्यू क्या ले ली, जीरो। जैसे ही थीटा की वैल्यू जीरो लोगे तो यहाँ पर कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपने पास 1 हो जाएगा। कोस थीटा क्या हो गया, 1। कोस थीटा 1, तो यहाँ पर 1 पुट करो तो ये क्या हो गया, एफ एस। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, एफ एस। तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम या पॉजिटिव वर्क डन होता है, या तो पॉजिटिव लिखा होता है, या इसको जनरली मैक्सिमम वर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वर्क। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, और कोस जीरो क्या हो जाता है, 1। फिर अगर थीटा की जगह 90 पुट करोगे तो कोस 90 क्या हो जाता है, जीरो। तो इस केस में वर्क डन क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, थीटा की जगह जीरो पुट करोगे तो कोस जीरो, कोस 9 मतलब थीटा की जगह क्या पुट करोगे, 90, तो कोस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर थीटा की जगह 180 पुट करोगे तो कोस 180 -1 होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क मिलता है, और इसको जनरली क्या बोल देते हैं, मिनिमम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हो, मिनिमम भी बोल देते हो। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास आता है यूनिट्स। ठीक है, यहां तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं, वर्ड बंद कर दीजिए। नेक्स्ट अपने पास आती है यूनिट ऑफ वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ध्यान से सुनना। इसका यूज आगे क्वेश्चंस के अंदर होगा, जब आप एग्जांपल्स वगैरह करोगे ना, वहां पर इनका क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। तो इस वजह से ये टॉपिक क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इंपॉर्टेंट कैसे, अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूं, किसके अंदर, एसआई या एमकेएस सिस्टम के अंदर वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है अर्ग, और एफपीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है फुट पाउंडर। ठीक है, और ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और एक बीए का स्टूडेंट था, उसने पूछा था, सर 10 की पावर 7 का मतलब क्या है। तो 10 की पावर 7 का मतलब ये सिंपल सा यहाँ पर ये है कि 1 के आगे 7 जीरो है। ये ऊपर जितने 7 है ना, इतनी जीरो होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जनरली 1 करोड़ बन जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या बन जाता है, 1 करोड़ बन जाता है। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद सेकंड आता है, अगर मैं एफपीएस सिस्टम की बात करता हूं, ठीक है, इसमें फुट और पाउंड होती है। सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर होती है। ये छोटे मोटे कन्वर्जन है भाई। छोटे मोटे कन्वर्जन क्या है, छोटे मोटे कन्वर्जन ये है, 1 फुट पाउंड के अंदर 32 फीट पाउंडल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। 1 ग्राम सेंटीमीटर के अंदर 981 अर्ग होते हैं। 1 ग्राम सेंटीमीटर के अंदर क्या होते हैं, 981 अर्ग होते हैं। 1 केजी मीटर के अंदर 9.8 जूल होते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इनका आगे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। अब चलते हैं आगे। अब एक आपने जर्नली जो ये फोर्स है, यहाँ पर 2 तरह की हो सकती है भाई। जो ये फोर्स है 2 तरह की हो सकती है, या तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है,
क्या होगी, कांस्टेंट होगी, या ये फोर्स क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। बात समझ में आ गई, या तो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है एफ, ये ए से बी तक थ्रू आउट सेम रहती है। थ्रू आउट क्या रहती है, सेम। यानी कि फोर्स की वैल्यू मान ली 2 न्यूटन, तो ए से बी के बीच में ये 2 न्यूटन ही रहती है। तो उस केस में जनरली इसको क्या बोल देते हो, कांस्टेंट फोर्स बोल देते हो। नेक्स्ट आती है वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या करती है भाई, देखो जब बॉडी ए से बी के बीच में जाती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, यहां पर मान के चलो इस पोजीशन के ऊपर 2 न्यूटन है, यहां जाने के बाद ये फोर्स होगी 3 न्यूटन, यहां जाने के बाद ये फोर्स होगी 4 न्यूटन। तो थ्रू आउट ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसको जनरली वेरिएबल फोर्स बोलते हैं। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको जनरली क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, करते क्या है, जर्नल पोजिशन पे जाएंगे। ठीक है, जर्नल पोजिशन क्या होगी, वो भाई बुक के अकॉर्डिंग एस मान रखी है, जर्नल पोजीशन क्या होगी, एक्स। ठीक है, या जर्नल पोजीशन बुक के अकॉर्डिंग लेके चलोगे एस। बॉडी को क्या करेंगे, यहां पर स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, कितना, ds। तो स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, छोटा सा वर्क डन होगा। छोटा सा वर्क यानी कि फोर्स इंटू छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि ये जो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई है, यहाँ पर जो काम किया वो अपन कैलकुलेट कर दिया। तो क्या करेंगे, अपन कंप्लीट का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, W, A से B गया F ds। तो एक्चुअल में अपने पास ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया। क्या आ गया, वर्क डन आ गया। कब, जब फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, W इजिकल टू एफ कोस थीटा ds। बात समझ में आ गई। अब ये F इस साइड एक्ट कर रहा है, इसका कंपोनेंट करोगे इस साइड कौन सा आ जाएगा, एफ कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके ही क्या है, सही है। बात समझ में आ गई भाई। ये डेरिवेशन है भाई, इस डेरिवेशन के अंदर टाइम लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्या करने वाला हूं, आप लोगों को ऐप के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, ऐप के ऊपर। ऐप आपको पता है, क्रिएटिव स्टडी के नाम से ऐप है। उस ऐप के अंदर क्या करना होगा, जैसे ही आप कोर्स ओपन करोगे मैकेनिक्स सेकंड के नाम से, ठीक है, बता भी देता हूं मैं आपको, ये क्रिएटिव स्टडी के नाम से ऐप है। इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको कहाँ जाना है, लॉगिन करके एक मैकेनिक्स सेकंड नाम से कोर्स आएगा यार। मैं यहाँ नंबर, एक सेकंड वीडियो पॉज करके लॉगिन कर लेता हूँ। ये कोई दिक्कत चल रही है भैया, आई थिंक ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐप के अंदर दिक्कत नहीं चल रही, यहाँ दिक्कत है कुछ। ठीक है, ये एक बार आप लोग क्या करना, इसको डाउनलोड कर लेना ऐप को। जैसे ही आपको टाइल्स नजर आएगी, उसके अंदर यूजी मैथ मिलेगा, उसमें मैकेनिक्स सेकंड है। मैकेनिक्स सेकंड के अंदर वर्क पावर एनर्जी है, और वहां पर जनरली ये थ्योरम आपको अनलॉक मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर इसकी वीडियो देख सकते हो। इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज करना है। राइट, अब उसके बाद जनरली एग्जाम्पल्स आते हैं भाई। एग्जाम्पल्स के अंदर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, दो से तीन चीजें यूज होती हैं। सबसे पहले टेंशन। टेंशन लिखने का तरीका, ये इलास्टिक स्ट्रिंग में आपको पता है क्या लिखते हैं, लैम्डा एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। T2 दूसरी टेंशन लिखोगे तो लैम्डा एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ बोल दो या ओरिजिनल लेंथ बोल दो। मीन पोजीशन क्या होती है, दोनों टेंशन T1 प्लस T2/2। तो वर्क डन लिखते कैसे हैं, एक्सटेंशन अपो इनटू में क्या लिखते हैं, मीन पोजीशन। बात समझ में आ गई, एक्सटेंशन इनटू में मीन पोजीशन लिखते हैं। एक्सटेंशन आपके पास है, एक्सटेंशन यानी कि ये मेरे पास स्ट्रिंग थी जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, L है। इसको एक्सटेंड किया, फिर इसको एक्सटेंड किया, तो L2 माइनस L1 ये इसकी क्या आ जाती है, एक्सटेंशन आ जाती है। ठीक है, अब पीछे डायग्राम में देखोगे तो ये है, जब इसको आप एक्सटेंड करते हैं तो इसको जनरली क्या मान लेते हैं, ये मेरे पास क्या होगी, L2 होगी, और ये मेरे पास क्या होगी, L1 होगी। ठीक है, ये इस तरह से है। ये डेरिवेशन देखोगे समझ में आ जाएगी। ये होती है टेंशन का फॉर्मूला। वर्क डन कैसे लिखते हैं, ये वर्क थ्योरम से आया है, इससे यहां भी लिखा हुआ है एक्सटेंशन इनटू में मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। तो ये मीन एक्सटेंशन इनटू में मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन, ये क्या है, मीन है। ठीक है, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन।
ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मीन है किसका, इनिशियल एंड फाइनल टेंशन का। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चलें आगे, अब देखिएगा, सबसे पहले अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला आता है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रखा है, सो दैट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ कितनी दे दी L, मॉडुलस क्या दे रखा है लैम्डा, फ्रॉम टेंशन T1 टू टेंशन T2 इज, अपने को प्रूफ करना है कि जो वर्क डन की वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, वो मेरे पास बराबर है L अपॉन 2 लैम्डा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो L1 और L2 आप एक्सटेंशन मान लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर, L क्या है नेचुरल लेंथ है, तो टेंशन लिखने का तरीका आपको यहाँ बता दिया गया, लैम्डा L1 अपॉन L, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, T2 इज इक्वल टू लैम्डा L2 अपॉन L, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब जनरली आप क्या करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या, L2 माइनस L1 इनटू में T2 प्लस T1 बाई 2, यानी कि मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। तो यहाँ से मैं L1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, जो कि क्या आएगी T1 L अपॉन लैम्डा, T2 की वैल्यू क्या आएगी T2 L अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर L2 और L1 की वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद क्या करते हैं, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, L अपॉन लैम्डा दोनों में से कॉमन आ रहा है, L अपॉन लैम्डा, L अपॉन लैम्डा, तो ये जनरली 2 लैम्डा कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर क्या बच गया T2 माइनस T1, यहाँ पर क्या बच गया T2 प्लस T1। अब ये फॉर्मूला होता है A प्लस बी ए माइनस बी, जनरली क्या होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जनरली क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वो वैल्यूज आप जनरली क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट करोगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर इस वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, पुट कर दिया जाता है। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, चले अब आगे, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल के बारे में। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर क्या बोला गया है, ए मोटर कार जिसका वेट कितना दे रखा है 8 क्विंटल, ठीक है, यानी कि 800 केजी। उसके बाद क्या बोल रखा है, एंड रनिंग एट 10 मीटर पर सेकंड इज ब्रोट टू रेस्ट इन 200 मीटर। देखो ये एक मोटर कार है जिसका वेट कितना, यानी कि मास कितना दे रखा है, देखो ध्यान से सुनना, वेइंग जिसका मास कितना दे रखा है 8 क्विंटल। बात समझ में आ गई भाई। इसके ऊपर जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रनिंग एट 10 मीटर पर सेकंड इज ब्रोट टू रेस्ट इन 20 मीटर, जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक मारते हैं तो ये 20 मीटर चल के किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। बाय एप्लीकेशन ऑफ इट्स ब्रेक, यानी कि ब्रेक लगने के बाद ही तो रेस्ट में आएगी। एक कार चल रही है, उसके ऊपर ब्रेक मारे, ब्रेक मारने के बाद वो 20 मीटर जाने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसकी वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या बोल रखा है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू इट्स ब्रेक, यानी कि अपने को फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि उसके द्वारा कितना काम किया गया है। बात समझ में आ गई, जो ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगाने में कितना काम हुआ है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो मास 8 क्विंटल दे रखा है, यानी कि 800 केजी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और ये अपने पास क्या है, डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स किसके बराबर होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। अब यहाँ पर देखो अपने पास मास है, एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। अब इसके अकॉर्डिंग तो एक्सेलरेशन निकल नहीं सकती, क्योंकि फोर्स की वैल्यू पता नहीं है ना एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है। तो सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए ये अपने पास इक्वेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर यानी कि रेस्ट में आ जाती है, ठीक है, रेस्ट में आ जाती है। यहाँ पर वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर एक ही वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 5/2 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करने वाले हो और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको लास्ट में जो आंसर मिलने वाला है वो 5/2 मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। 5/2a यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आते ही यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब फोर्स की वैल्यू आते ही तो जनरली क्या कर देंगे, यहाँ पर आप पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद ये डिस्टेंस 20 दे रखा है, इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के अंदर देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कैसे आता है, मैं इसको पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सको। देखो क्या बोल रखा है, मैं वैसे क्वेश्चन बता देता हूँ कि भाई एक बाल्टी है, ठीक है, बकेट है, जिसको क्या कर रहे हैं,
कुएं के अंदर से निकाल रहे हैं, वेल से ऐसे पानी की बाल्टी को ऐसे निकाला जा रहा है। तो पानी की जो बाल्टी है ना वो लीक है, और लीक होने के कारण क्या हो रहा है, उसके अंदर से पानी टपक रहा है। वो पानी किस तरह से टपक रहा है ये क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से सुनना। ए मैन इज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल विद लाइट बकेट। बात समझ में आ गई? यानी कि एक आदमी क्या कर रहा है, कुएं से पानी निकाल रहा है लाइट बकेट के साथ। लाइट बकेट का मतलब क्या होता है, टेंशन वगैरह सारी चीजें कैंसिल हो जाती है। विच लीक्स यूनिफॉर्मली, यानी कि क्या है, जैसे जैसे वो ऊपर आ रही है ना, लीक्स का मतलब उसके अंदर से पानी। अब पानी जब कुएं से निकालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो एक्चुअल में सिनेरियो क्या होता है, वहां पर अपने पास जो बाल्टी है वो फूटी हुई होती है, यानी कि उसके अंदर से पानी क्या हो रहा होता है, बाहर आ रहा होता है। तो उसके कारण क्या होता है, वो पानी बाल्टी के अंदर से निकल जाता है, और निकलने के बाद क्या होता है, बाल्टी के अंदर पानी कम हो जाता है। तो ये वही सिनेरियो है। द पेल, पेल का मतलब यहाँ पर बकेट बोला गया है। व्हेन फुल वेट, जब ये बकेट है ना पूरी पानी की भरी हुई होती है, तो इसका जो वेट है ना वो कितना दे रखा है, 50 LPS दे रखा है, 50 LBS दे रखा है। एंड व्हेन अराइव्स एट टॉप हाफ ऑफ इफ वाटर रिमेन, यानी कि जब ये टॉप पे आती है यहाँ, तो इसका जो वेट है कितना हो जाता है, 25 LPS हो जाता है, यानी कि हाफ उसका वेट रह जाता है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वर्क डन इफ द पाथ इफ द डेप्थ ऑफ द वेल इज 100 फीट, यानी कि भाई ये डेप्थ दे दी आप लोगों को कितनी, 100 फीट। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब एक बात बताओ, ये ऊपर बना रखा है, इसको ऐसे लिख लेना। जब आप इसको नीचे से लेके जाएंगे किसी भी x डिस्टेंस पे, यहाँ पर पानी कितना होगा बकेट के अंदर वो कैलकुलेट करना है। अब वो कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से सुनना, जब 100 फीट पे ये बकेट होती है तो इसका वेट कितना होता है, जैसे ये 100 फीट बाहर आ जाती है तो इसका वेट कितना होता है, 25 LPS हो जाता है। ठीक है, तो 1 फीट के अंदर 25/100, बात समझ में आ गई। 2 फीट के अंदर, 3 फीट के अंदर, ऐसे ही x फीट के अंदर कितना होगा, x इंटू 25/100, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, 1/4 आ जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, जब इस बकेट को अगर मैं ऊपर इसका वेट 25 है और x डिस्टेंस पे जाके देखूं तो कितना वेट होगा, वो वेट ये होगा x इंटू 1/4। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो फोर्स है वो जनरली कौन से होने, वर्क डन कौन से होने वाला, वेरिएबल वाला। ठीक है, जो आप कैलकुलेट करके आए हैं कि वेरिएबल का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखो वैल्यूज पुट करते हैं, ये 50 माइनस 1/4x, ये एक्चुअल में क्या है, ध्यान से सुनो। ये 50 उसके ऊपर क्या है, उसका ये वेट दे रखा है, उसका क्या दे रखा है आप लोगों को, ये वेट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने चीजें मेंशन कर रखी है कि जो मास ऑफ बकेट है जब वो फुल है 50 LPS, और जब वो हाफ है मतलब टॉप पे आती तो उसका वेट कितना हो जाता है, वो हो जाता है 25 LPS। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू जो पुट कर दी, वैल्यू कैसे पुट करी है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर ये यहाँ से फिर इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर रखा है। ठीक है, इसको देख लेना एक बारी, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। उसके बाद पावर आती है भाई, इसके बचे हुए एग्जाम्पल खुद से ट्राई कर लेना, बाकी वो वीडियोस ऐप के अंदर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये क्या है, पावर। पावर एक्चुअल में क्या होती है, काम करने की क्षमता, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 2 से 3 चीजें हैं, एक ही फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, एक ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। अब वन शॉट के अंदर ये नहीं है कि एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या है, जस्ट आपकी रिवीजन हो जाएगी, ताकि जैसे ही आप ये वीडियो देखते हो आपकी जो रिवीजन है वो हो जाए। और मैं स्पीड को थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियोज में जो स्टूडेंट है उनके मैसेज आए हुए हैं कि सर स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करिए, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, लंबी लेंथ देखने में दिक्कत आती है। पिछली वीडियो की लेंथ मैंने कम करी, इसकी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं और भी कम करूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो सबसे पहले वर्क क्या होता है अपने पास, देखो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, रेट मतलब इसको dt से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, dt से डिवाइड कर दो। dt से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, fv हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये वही मेंशन कर रखा है, वर्क डन ये होता है, dt से डिवाइड किया तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा, f.v हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यूनिट की बात करें, CGS सिस्टम और MKS सिस्टम में जनरली 1
इसकी जो यूनिट होती है वो वोट होती है, एफपीएस सिस्टम में हॉर्स पावर होती है, जो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जांपल्स में दे रखे हैं। ये किसके बराबर होता है सीजीएस सिस्टम में 1 अर्ग पर सेकंड, एमकेएस सिस्टम में जूल पर सेकंड और एफपीएस सिस्टम में फीट पाउंड पर सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये छोटा सा कन्वर्जन है, 1 वोट के अंदर 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होती है। 1 एचपी के अंदर 740 वोट अप्रोक्स होता है। अब जैसे गाड़ियों के इंजन के बारे में नहीं पूछते कि कितने हॉर्स पावर का इंजन है, कितने एचपी का इंजन है, वो यही चीज है। एचपी मतलब पावर, ठीक है, एचपी का मतलब क्या होता है, पावर होता है कि इंजन के अंदर कितनी पावर है, वो क्या होती है, एचपी होती है। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना, देखो 1 वाट के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं और 1 एचपी के अंदर 740 वोट अप्रोक्स होती हैं। अब जनरली स्पीड यूनिफॉर्म हो, स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, एक वर्ड गिवन मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर, स्पीड क्या गिवन मिलेगी, यूनिफॉर्म। अगर स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो उस केस में क्या होगा, जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो एचपी की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, एचपी इज इक्वल टू एफ वी अपॉन 550। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि क्या होता है, एचपी किसके बराबर होता है, एफ वी अपॉन 550 होता है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो रेजिस्टेंस के बराबर होगी, तो यानी कि फोर्स को आप रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, एचपी इज इक्वल टू आर वी अपॉन 550। बात समझ में आ गई भाई। ये 2 फॉर्मूले हैं जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के ऊपर जनरली आप लोगों के क्वेश्चन गिवन मिलेंगे। राइट, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन फॉर्मूला को क्या कर लो, एक बारी नोट कर लो नोटबुक के अंदर, फिर आगे चलते हैं। जल्दी नोट करो। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल है भाई। एग्जाम्पल के अंदर क्या बोला गया, ए ट्रेन ऑफ मास एम एल पी एस इज असेंडिंग ऑन अ स्मूथ incline of 1:7 and when the velocity of the train is v feet per second, its acceleration is f feet per second, proof that efficient horse power यानी कि hp की वैल्यू ये होगी, अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। अब सबसे पहले देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करते थे, अगर 1:n रेशियो दे रखा है तो 1:n लिखा। अब ये बॉडी है, अब इसके कंपोनेंट आपको फ्रिक्शन के अंदर करने सीख लिए होंगे, ये नॉर्मल है, ये वेट है, वेट के 2 कंपोनेंट होंगे, डब्ल्यू कोस थीटा और ये क्या होगा, डब्ल्यू साइन थीटा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो जर्नली जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इंजन, वो अपन ने क्या मान ली, एफ मान ली। जो इंजन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो अपन ने क्या मान ली, एफ मान ली। मास कितना दे रखा है, एम एल पी एस से दे रखा है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वी फीट पर सेकंड दे रखी है। एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है एफ फीट पर सेकंड। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, एचपी की वैल्यू ये है। अब अपने पास एचपी का फॉर्मूला है, एचपी इज इक्वल टू एफ वी अपॉन 550। ठीक है, एफ वी अपॉन 550। अब चले आगे, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट होगी। अब पहला टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पर अपने को फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, अब वही तरीका है, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एक्सेलरेशन क्या दे रखी है, एफ दे रखी है, तो चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इज इक्वल टू एम एफ। यहाँ से फोर्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस साइड चला जाएगा एम एफ, डब्ल्यू की वैल्यू एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा, ये थीटा है तो थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये 1:7 रेशियो दे रखा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1:7 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम ले लिया, ये क्या आ गया, एम एन एफ प्लस एम जी अपॉन एन। इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई। एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट करने के बाद ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब ये पाउंडल में है, पाउंडल से फुट पर सेकंड, फुट पाउंड में करोगे तो जी से क्या कर देते हैं। अब ये सारी चीजें आपको पता है, ये क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, स्पीड ऐसे ही रहेगी, रीजन अब ये जो आप पढ़ के आए हैं कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, ए लोकोमोटिव इंजन डेवलपिंग इट्स मैक्सिमम हॉर्स पावर ऑफ 500 एंड वेइंग विद द ट्रेन, यानी कि इंजन और ट्रेन का वेट कितना दे रखा है, 200 टन, इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली अगेंस्ट अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 300 एलपीएस weight. Find the acceleration of the train when its speed is 25 mile per hour. Find also its greatest speed up a slope in 1:30। अब ये 1:30 ये सारे फोर्सेस आपको लगाने आते हैं। नॉर्मल लग गया, वेट के कंपोनेंट कर दिए, डब्ल्यू कोस थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा। क्या क्या दे रखा है, मास दे रखा है 200 टन, 200 टन एलपीएस में कन्वर्ट किया तो ये क्या आ गया, 200 इंटू में 2240। ये आपको पता है 2240 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जनरली किस में आ जाएगा, एलपीएस में आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 300 एलपीएस, क्योंकि सारे क्वेश्चन में जो चीजें हैं वो एलपीएस में दे रखी है। ठीक है, अब आगे देखो, एक्सेलरेशन
व्हेन स्पीड इज 25 माइल पर आवर, तो जनरली 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 22/15 के साथ। भाई क्यों? क्योंकि फीट पर सेकंड में चाहिए, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, फीट पर सेकंड में आ जाएगी। अब देखो एचपी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? एचपी। एफवी ये होता है। अब सबसे पहला टारगेट क्या है? एफ कैलकुलेट करना। एफ क्या होता है? एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ बाई एम। क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ बाई एम। बात समझ में आ गई? अब देखो एचपी अपने को दे रखी है 500। ये देखो यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये रहा। हॉर्स पावर कितनी दे रखी है? 500। ये लो भाई 500 पुट कर दिया। अब फोर्स वेलोसिटी दे रखी, वेलोसिटी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 110/3 और ये 550। कैलकुलेट करने के बाद ये अपने पास क्या आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी। ठीक है, कौन सा फोर्स? जो इंजन लगा रहा होगा। तो एक्चुअल में क्या है? रेजिस्टेंस फोर्स कितनी लग रही है? 3000। 7500 आगे चल रही है, रेजिस्टेंस 3000 अपोजिट में लगेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी? 400 कितनी आ जाएगी? सॉरी 4500 एलपीएस वेट। ये क्या आ जाएगी अपने पास? नेट इफेक्टिव फोर्स आ जाएगी। अब जैसे ही नेट इफेक्टिव फोर्स आती है तो इसको क्या किया आपने? सोल्व किया और सोल्व करने के बाद अपने पास ये आंसर आ गया 4500 इंटू 32। ये कन्वर्ट करने का रीजन है। और यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा? लास्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एफ की 9/28। ये जनरली क्या होगी? इसकी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये आगे मैंने सोल्व करके बता रखा है कि इसको जर्नली कैसे सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, इसको देख लेना। जैसे ये एफ मिल जाएगा, लास्ट में वी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट है भाई। अब नेक्स्ट क्या है? ये होमवर्क भी बोल रखा है मैंने और इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई भी कर रखा है। ये क्वेश्चन वैसा है जैसे आप पीछे करके आई हैं, दो उन्हीं की तरह है। एक बार इसको देख लो, पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जो आप पीछे पढ़ के आए हैं ना 1:7 का जो रेशियो दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। देख लिया, चले आगे। एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, ये मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है, पढ़ लो इसको। क्या बोल रखा है? देखो, एन इंजन ऑफ हॉर्स पावर एच ड्रोज अ ट्रेन, यानी कि ट्रेन को खींच रहा है जिसका मास कितना है? m टन, अप एन इंक्लाइंड ओ 1:n अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ mlps पर टन, शो दैट मैक्सिमम स्पीड। भाई ट्रेन की ये होगी, वी प्रूफ करना है। जो पीछे प्रूफ किया है, पीछे से पीछे वही अपने को यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसको सोल्व करना है खुद से। अब देखो ये क्वेश्चन है भाई। अब क्वेश्चन के अंदर ये ट्रेन वाला ही है। क्या बोल रखा है? ए साइक्लिस्ट एंड हिज मशीन टुगेदर आर ऑफ मास mlps। साइकिल, देखो साइक्लिस्ट एंड हिज मशीन टुगेदर, जिसका वेट कितना दे रखा है? mlps। इफ ही राइड्स विदाउट पेडलिंग डाउन एन इंक्लाइंड ऑफ 1:m with uniform speed v feet per second, show that to go up an inclined plane 1:n at the same rate he must work। ध्यान से समझना। सबसे पहले जो साइक्लिस्ट है ये वेट दे दिया है mlps। ठीक है, इफ ही राइड्स विदाउट पेडलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, भाई एक 1:m का इंक्लाइंड प्लेन है, अगर वो नीचे की तरफ आता है तो विद यूनिफॉर्म स्पीड v। बात समझ में आ गई? वो नीचे की तरफ आ रहा है, जिसका अपने को क्या दे रखा है? 1:m दे रखा है। शो दैट टू गो अप, अगर अब इसको कहाँ जाना है? फिर से ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए जो इसको रेट, जिस रेट से काम करना पड़ेगा वो ये होगा, वो अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, अब टारगेट क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स आप लोगों को कैलकुलेट करनी। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर बता रखा है, ऊपर जा रहा है तो ये काम करेगा, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, चलाने वाली फोर्स, ऊपर फोर्स लग रही है, नीचे फोर्स लग रही है, दोनों क्या होगी? बराबर। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/m। तो आर की वैल्यू आ गई m/mg। ये साइन थीटा की वैल्यू पुट करिए, पुट करने के बाद ये आर की वैल्यू आ गई। अब फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? जब ये चलाने वाली फोर्स, देखो ये रहा, जब ये ऊपर जाएगा
कितना रेशियो दे रखा है 1:n। जब ये ऊपर जाएगा तो कंपोनेंट की नीचे क्या लग रहा होगा, रेजिस्टेंस। देखो साइकिल ऊपर जाएगी तो नीचे फ्रिक्शन लगता है ना, यहाँ पर वो रेजिस्टेंस की फॉर्म में है, तो नीचे क्या लग रहा है mg sin थीटा, क्या लग रहा है r, ऊपर क्या लग रहा है फ्रिक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, f किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस m/mg। ये r की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, पुट करी, पुट करने के बाद f की वैल्यू आ गई। जैसे ही f की वैल्यू आ गई यहाँ पर पुट कर दो, पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये f की वैल्यू यहाँ पुट करो, पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 18, ये कुछ वैसे का वैसा है जो पीछे पढ़े हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत आई तो मेरे से पूछ लेना, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पढ़ लो एक बार इसको, एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताओ फिर। चलें आगे। अब देखो एनर्जी, एनर्जी क्या होती है भाई, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, पावर थी रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी है कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब देखो कैपेसिटी टू डू वर्क होती है, एनर्जी को जनरली अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। सबसे पहले ध्यान से सुनना, जो काम करने की क्षमता, देखो एक सेकेंड, इसमें कंफ्यूज मत होना, पावर और एनर्जी, ये होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और ये क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। बात समझ में आ गई। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि अगर आपके पास dw है तो होगा f.ds, dt से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या बन जाता है, पावर, और ये क्या हो जाती है, fv हो जाती है। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क क्या होता है ये अभी सीखते हैं। यानी कि एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, एक अपने पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो मोशन के कारण आती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो हाइट के कारण आती है। अब हाइट के कारण कैसे, अगर मैं किसी भी एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, ये यहाँ है, ये ग्राउंड पे रखी हुई है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, h हाइट तक लेके चला जाता हूँ। कहाँ तक लेके चला जाता हूँ, h हाइट तक। अगर मैं इसको h हाइट तक लेके जा रहा हूँ और हाइट पे जाने के बाद ये ब्लॉक यहाँ चला गया, तो इस टाइप में यानी कि पोजीशन चेंज करने की फॉर्म में या हाइट पे लेके जा रहे हैं, उसके कारण जो एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब ये जो मोशन के कारण एनर्जी आती है, किसके कारण, मोशन के कारण। भाई ये एक बॉडी है, ये v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो मोशन के कारण एनर्जी आई उसको जनरली क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, मैं इसको के से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, जो कि होगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अपने पास, इसको पी से रिप्रेजेंट करो सबसे पहले, ये होती है एम जी एच। एच क्या है, हाइट, जिस हाइट तक बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। ठीक है भाई, ये क्या होती है, हाइट होती है। अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी डिटेल में बता रखी है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी, वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब उसके बाद अपने पास पोटेंशियल एनर्जी को मैंने यहाँ पर डिटेल में बता रखा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। यानी कि पोजीशन के कारण, ये हाइट यहाँ है, इस ब्लॉक को ऊपर लेके चले गई h हाइट तक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। ठीक है भाई, अब इसको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। इतना रिवाइज करने के बाद जो आगे है वो जनरली आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं। अब वो एक थ्योरम बता देता हूँ, जनरली ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थ्योरम बन जाती है। थ्योरम क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए एक पार्टिकल है भाई, वो ओ से चलना स्टार्ट करता है और बी तक जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, वो जब पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंच जाता है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है, तो ये मान रखा है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। फोर्स किसके बराबर होता है, ma के। अब a की वैल्यू क्या है,
ए क्या है, एक्सेलरेशन। ए एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, ए इज इक्वल टू वी dv बाई ds, ये होती है। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू अपन ने क्या कर दी, पुट कर दी। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू है एम वी डी वी बाई डी एस, एम वी डी वी बाई डी एस, डी एस से डी एस गया, इसको क्या कर देते, इंटीग्रेट कर देते। इंटीग्रेट कहाँ से भाई, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या मान लिया अपन ने, v है, तो u से v तक इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के लिए एम वी डी वी बाई डी आ गया। और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करने का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरे को x dx का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। इस यहाँ पर क्या है, v dv है, v का करोगे v स्क्वायर बाई टू। पुट कैसे करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अगर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती, जीरो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तो W की वैल्यू क्या आती, हाफ एम वी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब ये एक्सेलरेशन कैसे आती है, मैंने बता रखा है। एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv बाई dt, ds से मल्टीप्लाई, ds से डिवाइड, तो ds बाई dt एक्चुअल में क्या बन गया, वेलोसिटी, तो v dv बाई ds, ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब ये एक थ्योरम है ना, ये थ्योरम क्या बोल रही है भाई, एक वर्क एनर्जी थ्योरम आती है। ठीक है, क्या आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, ये होती है, जो भी आप काम करते हैं ना वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। जो अपन ने पीछे पढ़ा है ना उसी की तरह है, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है भाई, यही बोल रखा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दे रखी, द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, यही तक है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। बात समझ में आ गई भाई। तो W इज इक्वल टू डेल्टा के, और पीछे जो आप करके आए हैं सेम टू सेम वही है। यहाँ पर पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा किसी P पॉइंट के ऊपर होगा। इनिशियली वो स्टार्ट करता है u वेलोसिटी के साथ, P पॉइंट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। वेलोसिटी v हो जाती है तो अपने को क्या करना है, यहीं पर कैलकुलेट करना है। वही सेम तरीका रहेगा। सेम तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले f लिखोगे, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन लिखोगे, स्मॉल वर्क डन लिखने के बाद f की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके सामने लास्ट में रिजल्ट यही आ जाएगा जो अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये दो थ्योरम मैं ये सोच रहा था कि आगे कराऊंगा, बट ये थ्योरम मैंने यहाँ करा दी है। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो इन दैट केस वो मेरे पास मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम के ऊपर। जो आगे की वीडियो है वो आप लोगों को कल मिलेगी, या जब भी मिलेगी उसका शेड्यूल आप लोगों को बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।